जय हिंद दोस्तों। अगर दो देश युद्ध लड़ रहे हो ना, लेकिन असली फायदा तीसरे देश को मिल रहा हो तो क्या होगा? आज मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रशिया क्वाइटली जीत रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से? क्योंकि ये जो संघर्ष है ना, ये सिर्फ रीजनल क्राइसिस नहीं है, इसका असर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और ग्रेट पावर राइवलरीज तक पहुंच रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मिडिल ईस्ट में ना लंबे समय से तनाव मौजूद रहा है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में कई मुद्दों पर बढ़ा। इनमें से जो मुद्दे हैं वो ये है रीजनल इन्फ्लुएंस, मिलिट्री प्रेजेंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम कंसर्न और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स। इस पूरे संकट का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक केंद्र जो रहा है ना, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी चेक पॉइंट में से एक है। दुनिया के कुल ऑयल ट्रेड का लगभग 20% इसी रास्ते से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ इंस्टेबिलिटी का असर पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिससे रशिया को सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है, वह है ऑयल प्राइसेस। जब मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है ना, तो इन्वेस्टर और मार्केट को ऑयल सप्लाई के डिसरप्शन का डर रहता है, और जैसे ही सप्लाई रिस्क बढ़ता है, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी हमें, वो है रशिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर में से एक है। इसका मतलब यह है कि हायर ऑयल प्राइसेस, हायर एक्सपोर्ट रेवेन्यू और स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट फाइनेंसेस। और अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी कभी कभी रशिया की इकोनॉमी को ना शॉर्ट टर्म बूस्ट दे सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, वो है ग्लोबल अटेंशन शिफ्टिंग का। जब मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ता है तो जो ग्लोबल मीडिया है ना, उसका डिप्लोमेटिक अटेंशन उस डायरेक्शन में चला जाता है, और इसका इनडायरेक्ट असर किस पे पड़ता है? वो पड़ता है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर, जहां रशिया पहले से ही एक बड़े जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन में शामिल है। अगर दुनिया का जो ध्यान है ना, वर्ल्ड मीडिया का जो ध्यान है, वो मिडिल ईस्ट की तरफ केंद्रित हो जाएगा, तो यूक्रेन को मिलने वाला अटेंशन कम हो सकता है। और जियोपॉलिटिक्स में इसको क्या कहते हैं? जियोपॉलिटिक्स में इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन, और सिचुएशन रशिया के लिए टैक्टिकल एडवांटेज बन सकती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है स्ट्रेटेजिक ओवरस्ट्रेच। आज यूनाइटेड स्टेट्स को कई रीजन में एक साथ अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी पड़ती है। उसमें जो रीजन शामिल है वो है मिडिल ईस्ट, यूरोप, इंडो पैसिफिक। और अगर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस बढ़ता है ना, तो यूएस को एडिशनल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है वहाँ पे। और इसलिए कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस है ना, वो इनडायरेक्टली यूएस स्ट्रेटेजिक बैंडविड्थ को प्रभावित कर सकता है। और एक और फैक्टर की अगर बात करें तो रशिया ईरान कोऑपरेशन की अगर बात करें, तो जो हाल के कुछ वर्षों में ना दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन देखा गया। उसमें जो शामिल थे वो एनर्जी कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और डिप्लोमेटिक सपोर्ट। इस पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि रशिया सीधे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है, लेकिन रीजनल अलाइनमेंट जियोपॉलिटिक्स को ये प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये कहना कि रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट का क्लियर विनर है, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिस्क भी मौजूद है। अगर मिडिल ईस्ट पे इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। और अगर ईरान इंटरनली कमज़ोर होता है तो रशिया का एक इम्पोर्टेंट पार्टनर वीक हो सकता है, या रशिया उसको लूज़ कर सकता है। इसलिए रशिया के लिए सिचुएशन अपॉर्चुनिटी भी है और अनसर्टेनिटी भी है। तो क्या रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट को जीत रहा है? तो सीधा जवाब है नहीं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कई बार सबसे बड़ा फायदा उस देश को मिलता है जो सीधे तौर पे युद्ध में शामिल नहीं होता। और यूएस ईरान टेंशन से रशिया को कुछ स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एडवांटेजेस मिल सकते हैं, और यही कारण है कि एनालिस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट को जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर रशिया के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।